दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एएसपी क्लासेस में। मैं अविनाश आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग आज किस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। हम लोग आज बात करने वाले हैं हिस्ट्री के ऊपर। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में हमेशा से बहुत सारी अवधारणाएं चली आ रही हैं विद्यार्थियों के दिल में कि हिस्ट्री एक बहुत ही बर्डन वाला सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे तथ्यों को याद रखना पड़ता है, बहुत सारे डेट्स हैं जिसको याद रखने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत सारे ऐसे सिविलाइजेशन है, बहुत सारे ऐसी नाम हैं जिसको याद रखना बड़ा ही कठिन है। लेकिन आज हम लोग जरा हट के बात करने वाले हैं कि इसमें क्यों ये सारी अवधारणाएं गलत हैं, कैसे हम इस सब्जेक्ट को बड़ी ही आसानी से इंजॉय करने के लिए, मजे लेने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जीएस सेक्शन का एक मेजर पार्ट कवर करता है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और दूसरी बात कि ये हम जिस परिवेश में रहते हैं, आज हम यहाँ हैं तो हम यहाँ क्यों हैं। आज हम इंसान इस तरह से सिविलाइजेशन में रह रहे हैं, इस तरह की सभ्यता में रह रहे हैं, आज हमारे पास इस तरह के मैनर्स हैं, तो वो कैसे हैं। हम लोग आज इस परिवेश में जी रहे हैं, जिस परिवेश में जी रहे हैं, क्या इससे पहले ऐसे ही परिवेश थे? और अगर नहीं थे तो हम किस तरह से क्रमिक विकास करते हुए आज यहां तक पहुंचे। आज हम सब लोग हर एक छोटी छोटी बात के बारे में बात करेंगे जो इतिहास पढ़ने के लिए हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इतिहास पढ़ने का एक अलग तरीका हो सकता है। हालांकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इतिहास के बहुत सारे बातों के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, फिर भी मैं इस चैनल पर एकदम शुरू से, एकदम बेसिक से बात करूंगा, छोटी छोटी बातों से बात करूंगा, इस शब्द की मीनिंग से बात करूंगा, इसकी शुरुआत से बात करूंगा। हर एक छोटे मुद्दे को हम लोग उठाएंगे और इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। आज का ये इंट्रोडक्शन है। तो बउआ, इससे पहले कि मैं ये क्लास शुरू करूं, आप सबकी तरफ से हमेशा की तरह एक प्यारी सी गिफ्ट चाहिए, आपकी प्यारी सी स्माइल। और प्यारी सी स्माइल के साथ ही शुरू करते हैं आज की हिस्ट्री की क्लास। बुआ, ये जो टॉपिक है हिस्ट्री, सबसे पहले तो इतिहास सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये शब्द ये आया कहाँ से और इस शब्द का असली अर्थ क्या है। पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ का मतलब इस शब्द का अर्थ क्या निकलता है। इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है इति और दूसरा शब्द है हास। इति का अर्थ होता है समाप्त या बीता हुआ। इति का अर्थ होता है समाप्त या बीता हुआ। और हास का अर्थ होता है घटना। अर्थात इतिहास शब्द ने हमें यह बतलाया वह घटना जो बीत चुकी है वो हमारे लिए इतिहास है। तो सवाल ये उठता है बुआ, क्या सचमुच जो घटना बीत गई है वो इतिहास है? नहीं बुआ, इसका जवाब बड़ा ही सरल है। जो घटना बीत गई है केवल वही इतिहास हो ये जरूरी नहीं है। इतिहास का मतलब होता है हर वो घटना जो निश्चित रूप से भूतकाल में घटी हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हर वो घटना जो निश्चित रूप से भूतकाल में घटी हो वही हमारे लिए इतिहास है। तो यह कैसे पता चलेगा कि कोई घटना निश्चित रूप से घटी है या नहीं घटी है। अगर निश्चित रूप से घटी है तो उसके आज के समय में जानकारी का कोई ना कोई स्रोत अवेलेबल होगा। तो मैं एक शब्द लिखता हूं स्रोत, जिस पर मैं आगे की क्लास में थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये स्रोत होता क्या है और किस वैरायटी का है, इसका फायदा क्या है, कितने प्रकार के सोर्सेज हो सकते हैं, उनसे हमें किस प्रकार की जानकारी मिल सकती है, इन हर मुद्दों पर बात करेंगे। तो बउआ, मैं एक शब्द लिख रहा हूं स्रोत, सोर्सेस। अर्थात वह घटना जो बीत चुकी है और उसका जानकारी का पूरा सोर्स अवेलेबल हो हमारे पास, ऐसी घटनाओं को ही हम इतिहास कहेंगे। तो बुआ, एक शब्द हिस्ट्री भी आ रहा है, तो ये हिस्ट्री शब्द कैसे बना। इंग्लिश का जो ये हिस्ट्री शब्द है वो बना है हिस्टोरिया से। किससे बना है बुआ? हिस्टोरिया से। मैं लिख देता हूं HISTORIA। ये एक
प्राचीन यूनानी भाषा, जिसे हम लोग ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा के नाम से भी जानते हैं, ये प्राचीन ग्रीक भाषा का एक शब्द है और इस शब्द का मतलब होता है, इस शब्द का मतलब बड़ा ही सरल है, मैं पहले लिखता हूं फिर मैं इसके बारे में बोलूंगा। इन्वेस्टिगेशन में एक शब्द है इन्वेस्टिगेशन, छानबीन, छानबीन पर आधारित। मैं इस शब्द को रिपीट कर रहा हूं, छानबीन पर आधारित क्या चीज हुआ? जानकारी। हिंदी भाषा में इसका अर्थ होता है छानबीन पर आधारित जानकारी, यानी कि ये जो हिस्ट्री शब्द बना है वो हिस्टोरिया से बना है और हिस्टोरिया शब्द का मतलब होता है, वो क्या होता है? छानबीन पर आधारित जानकारी। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, द इंफॉर्मेशन और नॉलेज द इंफॉर्मेशन और knowledge gathered by investigation। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो हिस्ट्री शब्द बना है वो कैसे बना है? ऐसी जानकारी जो छानबीन पर आधारित हो, अर्थात ऐसा इंफॉर्मेशन या ऐसा जानकारी, ऐसा नॉलेज जो कि जमा किया गया हो, किस आधार पर? हमारी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया कि हाँ ये है तो इसका मतलब ये जरूर हुआ होगा। मतलब बिना छानबीन या बिना इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन किसका होगा, किस आधार पर होगा? तो वो किसी न किसी सोर्स का होगा, किसी न किसी स्रोत के आधार पर होगा। तो बिना स्रोत का हिस्ट्री पॉसिबल नहीं हो सकता। आशा करता हूं बुआ इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बुआ इतिहास रटने का विषय नहीं है, इतिहास समझने का विषय है। जो घटनाएं हमारे आज तक हमारे आसपास बीत चुकी हैं उनको समझने, उनको जानने, उनको महसूस करने का विषय है। अगर आप पीछे की घटनाओं को जान जाते हो तो उन घटनाओं से सीख लेकर हम अपने आगे की जो सभ्यता है, आगे का जो लाइफस्टाइल है, आगे की आने वाली प्रॉब्लम्स है, उसको पहले की तुलना में और बेहतर समझ सकते हैं और विषम परिस्थितियों से आसानी से निकल सकते हैं। खैर बुआ ये तो इतिहास क्यों पढ़ा जाए, यह एक विषय है जिसके ऊपर हम लोग एक पूरी लेक्चर कवर करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग इस शब्द का परिचय कर लेते हैं, फिर हम लोग सिलेबस के ऊपर आएंगे। बुआ हिस्ट्री किससे बना है? हिस्टोरिया से। अब इसे एज ए सब्जेक्ट शुरुआत कब से किया गया? तो 5वीं शताब्दी ईसवी पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसवी पूर्व। मैंने अभी जस्ट एक शब्द लिखा है बुआ, ईसवी पूर्व। इतिहास बिना समय के, बिना काल के एकदम अधूरा है। तो इस हर जगह पर एक समय लगा हुआ होगा और हम लोग पहले यह समझ लेते हैं कि यह समय क्या होता है। इतिहास के समय को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा ताकि पूरे के पूरे लेक्चर ही नहीं, आने वाले पूरे इतिहास के सब्जेक्ट में आपको जहां भी समय लगाना हो आपको आसानी हो जाए। तो सबसे पहले आज का जो समय है वो है 2020 का। मान लेते हैं कि आज 2020 है, 2020 ईस्वी। आज से कुछ समय पहले ये कभी ना कभी तो ये 1920 रहा होगा, कभी ना कभी ये 1800 रहा होगा, कभी ना कभी ये 1000 रहा होगा, कभी ना कभी ये 500 रहा होगा, कभी ना कभी ये 100 रहा होगा और कभी ना कभी ये 0 रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कैलेंडर भगवान ने बना के भेजा था, कैलेंडर तो हम लोगों ने शुरू किया अपनी सुविधा के अनुसार, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार। और आज जो हम लोग कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। रोम के 13वें पोप ग्रेगरी के द्वारा यह कैलेंडर शुरू किया गया था। उनकी वैज्ञानिक गणना के आधार पर, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण को आधार मानते हुए, तो इसे क्या कहा गया? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और उस आधार पर अभी 2020 साल गुजर चुके।
तो कहां से गुजर चुके हैं? तो पोप ईसाई होते थे, और अगर ईसाई होते थे तो उनके भगवान जो गॉड है, जीसस क्राइस्ट, जिसे हम लोग ईसा मसीह बोलते हैं, तो गॉड का जो धरती पर आगमन हुआ है, उनका जो बर्थ हुआ है, वहां से इस कैलेंडर की शुरुआत मानी गई है। मतलब 0 मतलब बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब अगर 0 हो गया तो मतलब वहां से जीसस क्राइस्ट का जन्म से लेकर के अब तक 2020 साल गुजर चुके हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जीसस क्राइस्ट के आने से पहले यह धरती नहीं थी, बिल्कुल थी। यहां पर लोग नहीं थे, बिल्कुल थे। यहां पर घटनाएं नहीं घट रही थी, बिल्कुल घट रही थी। तो उस समय को बतलाने के लिए अब हम लोग इस 0 से भी उस तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं बोल दूं ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले कोई घटना घटी, तो मैं उसको बोल दूंगा 200 BC। इसको हम लोग बोलेंगे 100 AD, 500 AD, या हिंदी में से ईस्वी भी बुला सकते हैं। अब शब्द AD आ रहा है, इस AD का क्या मतलब हुआ, वो हर एक छोटी छोटी बात पर हम लोग बात करने वाले हैं। बिना समय का ज्ञान हुए हम लोग इतिहास को सही ढंग से माला में पिरो ही नहीं सकते। तो पहले हम लोग समय ज्ञान कर लेते हैं, फिर ये जानकारी को और आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो AD है, इस AD का क्या मतलब है, हम लोग इस AD के मतलब को समझते हैं। सबसे पहले AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। AD का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो, ANNO, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब क्या हुआ? एनो डोमिनी का सिंपल मीनिंग है द ईयर in which Lord Christ born, Lord Christ born, मतलब वह समय, वह साल जिस साल लॉर्ड क्राइस्ट यानी ईसा मसीह धरती पर जन्म लिए थे, उसे क्या कहा जाता है? एनो डोमिनी। अब एनो डोमिनी के बाद यानी कि जो ये समय बीत रहा है, 100, 500, 1000, 1800, 1920, 2020, इसे हम लोग CE बुलाते हैं। CE मतलब हमारा कॉमन एरा प्रारंभ हो गया। इसे क्या बोलते हुआ? कॉमन एरा। CE मतलब कॉमन एरा प्रारंभ हो गया। तो क्या इस कॉमन एरा से पहले कुछ था? तो था। जो था मैं ये बता रहा हूं कि अगर 200 BC लिखा हुआ है, मतलब ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 200 साल पहले की घटना। अगर मैं बोल दूं 500 BC, BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह से पहले का काल। बिफोर क्राइस्ट अगर मैं बोलता हूं 500, मैं बोलता हूं ईसा मसीह से और पहले अगर मैं बोल देता हूं 1000 BC, मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी 1000 साल पहले। और इसी तरह से इसे पीछे कहां तक ले जाया जा सकता है? तो इसे लेके जाया जा सकता है इंसानों के आने से भी पहले, जब इंसान भी नहीं थे, उससे भी पहले चले जाओ तो धरती पर जीवन था, उससे भी पहले। इसको आप कह सकते हो अनंत से आज तक, यानी कि आप कह सकते हो कि पीछे कहीं एकदम प्रारंभ से लेकर के जो भी घटनाएं घट रही है, अगर कोई घटना ईसा मसीह के जन्म से 1 लाख साल पहले घटी होगी तो हम उसे कह देंगे 1 लाख BC। अगर घटना, अब मान लेते हैं कि महात्मा बुद्ध, उनका जन्म हुआ था 563 BC में। महात्मा बुद्ध का जन्म यदि 563 BC में हुआ है तो इसका मतलब क्या है? महात्मा बुद्ध का जन्म 563, यानी कि महात्मा बुद्ध ईसा मसीह के जन्म लेने से 563 साल पहले धरती पर आए थे। और अगर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, अर्थात जब वो यह संसार छोड़कर गए 483 BC, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो उनका जन्म जो हुआ था ईसा मसीह से 563 साल पहले हुआ था, और जब वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए तो उनका समय, उस समय ईसा मसीह का जन्म से 483 साल पहले का था। मीन्स कि उन्होंने धरती पर कुल 80 वर्ष बिताए। अब आप गौर करो तो हम लोग
ईसा मसीह में यानी ईसा पूर्व में हम लोग क्या देख रहे हैं, समय पीछे की ओर आ रहा है, जैसे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, यानी कि नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है और जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो इस तरह से BC हमेशा बड़े से छोटे की ओर आएगा, जबकि AD छोटे से हमेशा बड़े की ओर, अर्थात ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा और ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। आशा करता हूं बुआ लोग, आप सब लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग वापस से आते हैं इतिहास के मुद्दे पर। इससे पहले कि मैं इसको मिटा दूं, आप लोग चाहो तो इसे एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स के लिए रख सकते हो। मैं एक सेकंड के लिए यहां से हट जाता हूं, आप सब लोग इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। बउआ, हम लोग बात कर रहे थे 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यूनान के एक बहुत बड़े जानकार, उन्होंने एक किताब लिखी हिस्टोरिका। और उस हिस्टोरिका में ये इस किताब के राइटर थे हेरोडोटस। इस हिस्टोरिका में इन्होंने तत्कालीन विश्व में भारत, फारस मतलब पर्शिया, भारत फारस के बीच किस तरह के व्यापारिक संबंध थे और भारत पर जो पहला शुरुआती आक्रमण जो हुआ था और उस तरफ के इन लोगों ने ही किया था, तो उस समय भारत, यानी कि भारत को उस समय भारत भी नहीं कहा जाता था, उस वक्त इसे सिंध कहा जाता था। तो उस समय भारत और फारस यानी पर्सिया यानी वर्तमान का ईरान, उसके बीच कैसा रिलेशन था, उसका एक सिस्टमैटिक वर्णन किया था इन्होंने। उसके बाद चूंकि बीते हुए घटना का पहला क्रमिक वर्णन इनके द्वारा ही किया गया, इसीलिए इन्हें हेरोडोटस को इतिहास का पिता अर्थात फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। कई एग्जाम्स में ये पूछ भी चुका है, तो आप सब लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। आशा करता हूं वो आप सब लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं इससे पहले आगे बताऊं, मैं इन चीजों को मिटा देता हूं और फिर हम लोग बात करेंगे इतिहास के बंटवारे के ऊपर। आप लोगों को बस इस सब्जेक्ट को एंजॉय करना है, कहानी के तौर पर लेना है और कहानी की तरह इसे, जैसे बचपन में नानी की कहानी सुनते थे वैसे ही एंजॉय करना है बुआ। तो अब बात करते हैं इतिहास को पढ़ते कैसे हैं और इतिहास के सोर्सेस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो इतिहास को दो भागों में बांटते हैं। एक वह इतिहास जो हमारे देश का है, जिसे हम लोग भारतीय इतिहास कहते हैं, भारतीय इतिहास, और दूसरा जो हमारे देश के बाहर घटी हुई घटनाएं हैं उसे हम लोग विश्व इतिहास के नाम से जानते हैं, विश्व इतिहास। अब भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री, इसे दो भागों में बांट लेते हैं। आज का जो हमारा विषय है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय इतिहास, अर्थात भारत के अंदर अब तक घटी सभी घटनाओं का अध्ययन हमारा भारतीय इतिहास के अंतर्गत आएगा। याद रखिए बुआ, जिसके सोर्सेस अर्थात स्रोत अवेलेबल हो। तो बुआ हम सब लोग इसको देखते हैं, इस भारतीय इतिहास को कैसे कैसे आगे बांटा गया है। भारतीय इतिहास को आगे चल करके बांटा गया है, मूल रूप से भारतीय इतिहासकारों ने इसे तीन भागों में बांटा गया है। मैं एक शब्द बोल रहा हूं, भारतीय इतिहासकार। बुआ इतिहास की शुरुआत तो यूनान से हुई, यूनान के व्यक्ति ने किताब भी लिखा, हम लोग उसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी मानते हैं, और फिर ये एक प्रथा सी चल पड़ी इतिहास लिखने की। लेकिन भारत में इतिहास लिखने की प्रथा थोड़ी बाद में आई, और इतिहास की जो किताब थी, आप कह सकते हो राज तरंगिणी, कलहन की लिखी हुई राज तरंगिणी, यहां से भारत में इतिहास लिखे जाने के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन बुआ हम बात करें कि भारत हमेशा से शुरुआत से ही मतलब इतिहास लिखने में लिप्त तो था नहीं। बीच में जब औपनिवेशिक समय चल रहा था, अर्थात जब भारत ब्रिटिशर्स अंग्रेजों के अधीन था, तो इतिहास को
औपनिवेशिक दृष्टिकोण से लिखा गया। औपनिवेशिक दृष्टिकोण क्या होता है, इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब कुछ अंग्रेज इतिहासकार, मैं नाम लिखता हूं, उनका नाम है जेम्स मिल। मैं यहां पर नाम लिखता हूं जेम्स मिल। अब जेम्स मिल ने उस समय तत्कालीन भारत के विषय में जो जानकारी इकट्ठा की, इतिहास को लिखा, उसे अपने हिसाब से अलग अलग समय में बांटा, जिसे आज हम लोग भारतीय इतिहास को, भारतीय इतिहासकारों ने बांटा है प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत, मेडाइवल इंडिया, और आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। 3 भाग में बांटा गया, एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया में आज हमारे इतिहासकारों ने बांटा है। लेकिन जेम्स मिल के अनुसार इन्होंने कहा था कि एंशिएंट इंडिया जो है वो हिंदू एज था। क्या था? इन्होंने क्या कहा? हिंदू एज। किसने कहा? जेम्स मिल ने। जेम्स मिल ने क्या कहा? ये प्राचीन भारत का जो समय था वो हिंदू एज था, और जो मध्यकालीन, चूंकि अंग्रेजों की उस समय फूट डालो शासन करो की नीति चल रही थी, तो अंग्रेज हमेशा हिंदू, मुस्लिम और ये वो हमेशा, मैं आगे की क्लासेस में इसके ऊपर पूरा क्रमवार विश्लेषण करूंगा। फिलहाल अभी हम लोग जान लेते हैं कि जेम्स मिल ने क्या कहा, यह एक हिंदू एज था, जबकि मध्यकालीन भारत जो था वो कंप्लीट मुस्लिम एज था, मुस्लिम एज था। और इसके बारे में यह भी कह दिया, या मोनार्कियल, ये दोनों जो एज थे, ये जो दोनों युग था वो मोनार्कियल मतलब राजतांत्रिक। राजतांत्रिक मतलब किसी राजा का तंत्र, अर्थात राजा अपनी मनमानी करते थे, राजा बड़े ही बर्बर हुआ करते थे, राजा बहुत ही वायलेंस किया करते थे, और इसी वजह से उसने कहा कि ये बिल्कुल ही खराब समय चल रहा था। वो तो हम लोगों ने एहसान कर दिया, इनको आकर के बर्बरता से, इनको वायलेंस से मुक्ति दे दी। ऐसा जेम्स मिल ने लिखा अपने इतिहास में, और इन्होंने इसको कहा मॉडर्न एरा, मॉडर्न एज। और यहां पर एक थ्योरी दिया गया, जिस थ्योरी को व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी कहा जाता है। हम लोग इसके विषय में भी थोड़ी बहुत बात जरूर करेंगे। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, व्हाइट मैन किसको कहेगा? अंग्रेजों को, गोरे लोग। व्हाइट मैन बर्डन थियरी। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी का मतलब होता है कि अब अंग्रेजों की जिम्मेदारी है कि ये इन इलिटरेट राजतांत्रिक व्यवस्था में वायलेंस को सहन करने वाले, अपनी बुद्धि बिल्कुल ना रखने वाले, अपने हक को ना मांगने वालों को मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है, हमारा बर्डन है, हम गोरे लोगों का बर्डन है, इनको हम लिटरेट करें, इनको सभ्य बनाएं, इनको राजतांत्रिक से लोकतांत्रिक बनाएं, इनको सारी नॉलेज, सारी सभ्यता विश्व के लेवल पर बराबरी पर खड़ा करें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। यही है व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। खैर, अंग्रेजों ने, ये जाहिर सी बात है, औपनिवेशिक प्रभाव में आकर के बहुत सारे अंग्रेज थे, यही नहीं थे, बहुत सारे अंग्रेज थे, उन्होंने औपनिवेशिक प्रभाव में आकर के, यानी कि उस वक्त भारत गुलाम था, तो वो अपने मनमाने हिसाब से जो उनके दिल में आया उन्होंने हमारे बारे में लिखा। अब हम लोग बात करते हैं बुआ कि भारत, अंग्रेजों को वास्तविकता में उन्हें ही भारतीयों को सभ्य बनाने की जिम्मेदारी थी या नहीं थी। अगेन, हमारा स्रोत क्या कहता है, तो हम सब लोग जो भी बात करेंगे छानबीन पर आधारित करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने बस किताबों में पढ़ा, बस लिख दिया, रट्टा मार लिया, लिख दिया, नहीं, हम लोग अपनी बात रखेंगे कि छानबीन हमारा क्या कहता है। बुआ, आप चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे की बात करूंगा। आइए बुआ, अब हम लोग बात करते हैं स्रोत की। जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि बिना स्रोत के इतिहास को इतिहास कहा ही नहीं जा सकता। तो ये स्रोत कैसे हो सकते हैं? बुआ, ये स्रोत मूल रूप से 3 तरह के हो सकते हैं। ये स्रोत कितने तरह के हो सकते हैं बुआ लोग? तो मूल रूप से 3 तरह के हो सकते हैं। आइए बुआ, हम लोग इसका एक
चार्ट बना लेते हैं और उस चार्ट के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये स्रोत कैसे होते हैं, ये दिखते कैसे हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग नॉलेज के रूप में कैसे कर सकते हैं। पहला तो आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत को हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं LITERARY, लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस। अब ये जो पुरातात्विक स्रोत है इसका मतलब क्या हुआ, लिटरेरी सोर्सेस है यानी साहित्यिक स्रोत है, उसका मतलब क्या हुआ। और एक स्रोत होता है जिसे हम लोग इसे कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो यात्री हमारे यहाँ आए, एज अ गेस्ट आए, दूसरे देशों से आए, घूमने के लिए आए और उनके हिसाब से जो हमारे यहाँ रुकने के बाद उन्होंने हमारे यहाँ का जो वर्णन किया है, उस वर्णन का आधार यानी उस वर्णन के आधार पर जो इतिहास हम लोग जान पाए, यानी एक स्रोत हो सकता है विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत या वर्णन कह लो। जो विदेशी यात्री थे यानी कि आप कह सकते हो डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर मतलब कोई विदेशी यात्री हमारे यहाँ आया और वो हमारे यहाँ घूम करके गया, उसने यहाँ की परिस्थितियों को जो भी देखा, अच्छी चीज़ देखा, बुरी चीज़ देखा और इसके बारे में जो भी उसने लिखा वो भी हमारा एक स्रोत हो सकता है। तो हम लोग शुरू से बात करते हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या हुआ। पुरातात्विक स्रोत कई तरह के हो सकते हैं। पुरातात्विक मतलब ज़मीन की खुदाई हुई या पुरानी चीज़ें, कोई भी चीज़ हमें मिली है और उसको आधार मानते हुए जो हमें पता चलता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि सबसे पहला स्रोत क्या हो सकता है पुरातात्विक में, तो मैं कह सकता हूं जीवाश्म हो सकते हैं। जीवाश्म का मतलब जीवों के अवशेष, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फॉसिल्स बुलाते हैं। फॉसिल्स मतलब हमें जीवों का कोई किसी भी जीव का अवशेष मिला है, हम लोग उसकी कार्बन डेटिंग पद्धति से ये बता सकते हैं कि वह जीव कितने वर्ष पहले का रहा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह की जानकारी वहाँ से भी मिल सकती है। तो हम लोग एक स्रोत इसे मान सकते हैं और इस आधार पर इतिहास का वर्णन करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा स्रोत क्या हो सकता है, तो हो सकता है स्मारक एवं भवन हो सकते हैं। स्मारक एवं भवन हो सकते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बुलाएंगे, मॉन्यूमेंट बुलाते हैं। MONUMENT, मॉन्यूमेंट। एंड बिल्डिंग्स, BUILDINGS, मॉन्यूमेंट एंड बिल्डिंग्स। अगर मान लो कि अभी दिल्ली का लाल किला हो जाए, आगरे का ताजमहल हो जाए और उसको देखने के बाद वहाँ के अंदर की चीज़ों को देखने के बाद, उसकी बनावट को देखने के बाद, उसमें इस्तेमाल की गई चीज़ों को आधार मानते हुए भी इतिहास की बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हो सकती है। तो एक ये भी स्रोत हमारा होगा पुरातात्विक। तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि मूर्तियाँ।
मूर्तियां मतलब स्टैच्यूज, स्टैच्यूज जो मूर्तियां हैं वो भी हमारा पुरातात्विक स्रोत हो सकता है। मूर्ति के अलावा चित्रकला हो सकती है, पेंटिंग्स, क्योंकि चित्र उस समय के चित्रकारों ने जिस उस समय के आधार पर ही कोई चित्र बनाया होगा और उस चित्र को आधार पर वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की सभ्यता संस्कृति कैसी रही होगी इसका पता लगाया जा सकता है। तो पेंटिंग्स, पेंटिंग्स। इसके अलावा आप कह सकते हो अभिलेख, अभिलेख, अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, INSCRIPTIONS, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख। मतलब उस समय तो इतना विश्व विकसित नहीं था कि चीज़ें लिखित रूप से लिखी जा सके, लेकिन हाँ अभिलेखों पर, जिसे बहुत ही सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है अशोक का अभिलेख, जिसे जेम्स प्रिसेप्स ने पढ़ा था 1837 में। लेकिन अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे अभिलेख अवेलेबल हैं। कुछ अभिलेख भारत में भी हैं, कुछ अभिलेख भारत से बाहर भी मिले हैं, कुछ वैदिक सभ्यता के भी अभिलेख मिले हैं, जिसे हम लोग आगे के चैप्टर्स में एक एक करके कवर करेंगे। फिर अशोक के अभिलेखों के ऊपर भी बात करेंगे, ये अभिलेख कैसे होते थे, किस तरह के होते थे, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता था, हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस सोर्स में एक सोर्स और रख सकते हैं हम लोग रख सकते हैं सिक्के, कॉइन्स। मान लो कि एक सिक्का मिला है, उस पर संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त लिखा हुआ है, उसके दूसरी तरफ एक राजा की तस्वीर है जो हाथ में वीणा बजा रहा है, तो कहा जा सकता है ये समुद्रगुप्त का चलाया हुआ वह सिक्का होगा और उसे वीणा बजाना बहुत पसंद होगा, वगैरह वगैरह। यानी कि सिक्के भी इतिहास की जानकारी के एक प्रमुख स्रोत में से आते हैं। एक स्रोत आप कह सकते हो मुहरे। मुहरे, मुहर का मतलब क्या हुआ, इसको सिग्नेट कहते हैं। सिग्नेट, सिग्नेट का मतलब हुआ, सिग्नेट से ही बना है सिग्नेचर, SIGNETURE, सिग्नेचर, इसी से बना है सिग्नेचर। मतलब किसी भी जगह का एक सिग्नेट होगा, सिग्नेचर। मतलब अगर मान लो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वहां पर से कोई चीज कहीं बाहर जा रही है और उस पर ये सिग्नेट लगा हुआ है, मतलब ये चीज हड़प्पा सिविलाइजेशन की हो रही होगी। यानी कि बहुत सारी मुहरें मिली हैं हड़प्पा की, सिंधु घाटी सभ्यता समय की। तो हम लोग आगे के चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो पता बताएंगे कि ये मुहर क्या होता है। इसे एक चीज और के नाम से जाना जाता है, कैचेट। इसे कैचेट भी कहा जाता है। मैं नीचे लिख देता हूं, CACHET, कैचेट, या आप कह सकते हो सिग्नेट। मुहरे को क्या बोलते हैं, कैचेट या सिग्नेट। बउआ इस तरह से हम कह सकते हैं कि खुदाई से, हमारे जियोलॉजिकल सर्वे से, हमारे जियोलॉजिकल सोर्सेज की मदद से हम लोग इतिहास की बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, उस पर अपना छानबीन रख सकते हैं और इतिहास की जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। तो पहला स्रोत क्या हो गया, पुरातात्विक स्रोत। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। ये साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या हुआ, कितने तरह के होंगे ये साहित्यिक स्रोत, तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। जो साहित्यिक स्रोत होगा, मैं इसको यहां बना देता हूं, साहित्यिक स्रोत। ये भी दो तरह के होंगे। एक तो रिलीजियस होंगे, अर्थात वो किसी न किसी धर्म से रिलेटेड बुक होंगे, जैसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड किताब, जैन मान्यता वाली किताब, वैष्णव धर्म को मानने वालों की किताब, शैव धर्म को मानने वालों की किताब, ईसाई धर्म को मानने वालों की किताब हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि एक होगा रिलीजियस, मतलब धार्मिक ग्रंथ, और एक होगा नॉन रिलीजियस, मतलब धर्म निरपेक्ष ग्रंथ, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, धर्म निरपेक्ष। तो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिसको आप ये कह सकते हो, जैसे मैं कह दूं धार्मिक साहित्य में आपको जैन साहित्य आ सकते हैं, बौद्ध साहित्य आ सकते हैं, ब्राह्मण साहित्य आ सकते हैं, बहुत सारे साहित्य आ सकते हैं। अब
एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैन साहित्य में आ जाता है, एक किताब है परिशिष्ट पर्वण। जैन साहित्य में ही आ जाता है भद्रबाहु चरित्र। तो बहुत सारी किताबें जो जैन धर्म से रिलेटेड हैं और उस समय के तत्कालीन राजाओं परिस्थितियों के ऊपर चर्चा की गई होगी कि वह जैन धर्म किन परिस्थितियों में आगे बढ़ रहा था, उस समय के बारे में बताया गया होगा, तो वहां से भी एक सोर्स जानकारी मिल सकती है। उसी तरह से बौद्ध ग्रंथ होंगे, जिसमें बौद्ध ग्रंथ में बहुत सारे ग्रंथ हैं। बुद्ध चरितम, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, बुद्ध चरितम अशोक घोष की लिखी हुई किताब। हम लोग एक एक चीज बारीकी से स्टडी करेंगे। आज तो हम लोग सिर्फ एक परिचय कर रहे हैं उन शब्दों से जो हमारे सामने में आगे आने वाले हैं। तो बउआ बुद्ध चरितम हो गया, एक आपका आता है बुद्ध चरितम। इसके अलावा आप दिव्यावदान होगा, सुत्त पिटक होंगे, विनय पिटक होंगे, अभिधम्म पिटक होंगे। इनको सम्मिलित रूप से पिटक ग्रंथ भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा कि पिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। उसी तरह से ब्राह्मण ग्रंथ भी हो, ब्राह्मण साहित्य भी हो सकते हैं। ब्राह्मण साहित्य में आपके वेद आ सकते हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसके अलावा वेदों के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ हो सकते हैं, आरण्यक हो सकते हैं। आरण्यक मतलब जंगलों में ऋषियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ। हम लोग आगे वैदिक सभ्यता जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें इनके बारे में विशेष चर्चा करूंगा मैं। इसके अलावा वेदांग हो सकते हैं, उपनिषद हो सकते हैं, दर्शन हो सकते हैं, उपनिषद हो सकते हैं, पुराण हो सकते हैं। पुराणों की संख्या 18 आप लोगों ने सुना होगा, विष्णु पुराण, शिव पुराण, महापुराण, मत्स्य पुराण वगैरह वगैरह, बहुत सारे पुराण, 18 महापुराण। इसके अलावा स्मृति ग्रंथ हो सकते हैं, दर्शन ग्रंथ होते, दर्शन शास्त्रों यानी षड दर्शन कहा जाता है, उन्हें 6 दर्शन है। हम लोग इसके वैदिक सभ्यता पढ़ते वक्त इन सभी को बारीकी से स्टडी करेंगे। मतलब एक धर्म से रिलेटेड किताबों से जो जानकारी मिले उसे हम लोग कह सकते हैं धार्मिक साहित्य या धार्मिक ग्रंथ। दूसरा हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा मतलब मैं कह सकता हूं कि मान लो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे और उनके दरबार में एक इतिहासकार रहते थे, राइटर रहते थे, राजदूत रहते थे, जो कि यूनान से आए थे, सिकंदर के जन्म स्थान से आए थे। उनका नाम मेगास्थनीज था और उन्होंने यहाँ पर रहकर यहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व करके किताब लिख दी इंडिका। उसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। तो ऐसे साहित्यों को धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहेंगे, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ कहेंगे। और उसमें आप कह सकते हो इंडिका आ सकती है, मेगास्थनीज की इंडिका। इसके अलावा अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किया था। कौटिल्य, उसका किसी धर्म से कोई लेना देना, वह राजनीति से रिलेटेड किताब है तो उसमें राजनीति की बातें कही गई होंगी। इसके अलावा आप कह सकते हो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी सबसे प्राचीन, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी सबसे प्राचीनतम व्याकरण की किताब है। अब इस अष्टाध्यायी से ही मुझे एक बात का ध्यान आया जो हम सभी भारतवासी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ ही ये पहला लेक्चर समाप्त कर दूंगा। इसकी अगली सीरीज में हम लोग इससे ऊपर सिलेबस की बात करना शुरू, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, आप लोगों को थकान भी कम हो, एंजॉय भी करना है, सीखना भी है और प्यारी सी स्माइल बना के रखनी है। इसके लिए मैं आपको बोर तो करूंगा नहीं, तो अच्छी अच्छी बात सीखेंगे। तो हम लोग एक बात जान लेते हैं कि अष्टाध्यायी की जो रचना है, सबसे पहले हमारे देश के लिए नाम जो है भारतवर्ष इसी अष्टाध्यायी में हुआ था। भारतवर्ष सबसे पहली बार इस्तेमाल किस ग्रंथ में होता हुआ पाया गया है वो अब तक, तो वह अष्टाध्यायी की ग्रंथ में, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में पाया गया है। बहुआ इंडिया शब्द जो हमारे लिए है, वो शब्द इंडिया मैं कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं बुआ। इंडिया शब्द जो है, इंडिया, वो शब्द बना है इंडस से, और इंडस सिंधु नदी का नाम है। सिंधु नदी को ही इंडस कहा गया है। तो इंडिया शब्द किसकी वजह से पड़ा है, तो हमारा जो भारत है वो सदियों से, हमारा जो भारत है, वर्तमान भारत नहीं बल्कि अखंड भारत, वो उसका शुरुआती, जहां पर हमारी सारी सभ्यताएं पहली बार बसी थी, हमारे यहाँ की विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जहां पहली बार बसी थी, वह अधिकांश क्षेत्र सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास का ही क्षेत्र था। तो हमारी पहचान भी उसी नदी के नाम से थी, इसीलिए ये हमारे देश का नाम इसी सिंधु, जिसे इंडस कहा जाता है, इंडस के नाम से इंडिया पड़ा। कहा जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल के मैं आगे चर्चा करूंगा। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार यह भी मिला है कि भारत
भारत शब्द जो है आर्यों का एक प्रसिद्ध कबीला था, भरत कबीला। भारत शब्द भरत कबीले के नाम पर पड़ा। हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा हुआ, ये राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में ये वर्णन है। लेकिन कई सारे अन्य मान्यताएं हैं। जैन मान्यता की ले लो, जैन धर्म के हिसाब से उनके सबसे प्राचीनतम यानी आदि गुरु जो थे, आदि तीर्थंकर देव थे, उनका नाम था ऋषभदेव। मतलब ऋषभदेव का जो ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़े बेटे थे, उनका नाम राजा भरत था, जिसके आधार पर बाद में भरत वंश बना। तो राजा भरत के नाम पर ही ये नाम भारतवर्ष यानी जैन मान्यता के अनुसार राजा भरत और प्रथम जैन तीर्थंकर आदि गुरु जैन धर्मावलंबियों के उनके पुत्र, उनके बड़े बेटे के नाम से क्या पड़ा था बुआ? तो भारत का नाम भारत पड़ा था। कई सारी मान्यताएं हैं बुआ। खैर, हमारा देश है, हमारे देश का इतिहास है और हमारे देश की हर छोटी बड़ी चीजें जो आज तक बीती हैं, उन हर मुद्दों पर क्या हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद उसका क्या प्रभाव पड़ा, हर चीज जानेंगे बुआ। इतिहास जानने का विषय है बुआ। तो हम सब लोग इतिहास को जानेंगे ही नहीं बल्कि उसे अपने दिल में उतारेंगे। इतिहास की अच्छी बातों से अच्छी चीज सीखेंगे और बुरी बातों से ये जानेंगे कि आगे के भविष्य में हमें क्या नहीं करना है।